और सब आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का जो ओहदा है भारत के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी के बाद एजाज़ में दिया गया है। बड़ी और तारीखी कामयाबी सही। और गैर मुतवक्को कामयाबी और एक ऐसी जंग जिसका मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान के अवाम को सही तरह से इदराक भी नहीं है कि उस दिन क्या होने जा रहा था और क्या चीज़ किस चीज़ का अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने और एयरफोर्स और सब लोगों ने पाकिस्तान को महफूज किया, प्लान क्या था। और वो जो एक टेंस जो कुछ हो रहा था उसको आवाम तक नहीं जाने दिया गया। ठीक है ना, उस दिन तक लोग आराम से बैठ के अपने घरों में क्या हुआ, और सुबह उनको पता चला यार ये तो फिर मजाक उड़ रहा है, और इंडियन टीवी में देख उनको पता ही नहीं क्या हुआ। अभी तक बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये, आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है। आप पंजाब जाएं या कहीं केपी में तो आम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आप उनको बताएं ना कि वो हंसते कहते हैं क्या, कहते हैं यहाँ कब्जा हो गया था, तो हम मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं यार ये शायद हम गलत कह रहे हैं भाई, हम कहते हैं यार ये बात वहाँ चल रही है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को ये क्या इंडिया के जो खबरें चला रहे हैं ना, आम आदमी को खबरें भी नहीं समझ में आ रही जो हम बता रहे हैं कि ये कब्जा कर लिया था इंडिया ने और ये इस तरह हो रहा था, तो वो लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा। आम आदमी को कह रहे हैं यार ये पता नहीं क्या है भाई। अच्छा, तो हम इनको बता रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया था और असल में अपने मुताबिक तो ये, तो कहते हैं अच्छा उन्होंने कब्जा कर लिया था, हम तो बैठे हैं अपनी जगह, कहाँ कब्जा, मैंने कहा वो कह रहे थे हमने कब्जा कर लिया। 12 ये एक अजीब रौला उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन इशू ये है कि वो जैसे कहते हैं ना, वो इस वक्त जाहिर है कि उनको एक आलमी लेवल पे एक एम्बेरसमेंट हुई है, एक बड़े मुल्क को आलमी सतह पे एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना है, और वो बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। तो अब वो बड़ी शर्मिंदगी और उनको उनके सबसे करीबी इत्तेहादी ने उनको बड़ी शर्मिंदगी दे, उनको टाइटल दिया है कि आप यू हैव लॉस्ट द वॉर। ठीक है, और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। मतलब है कि हमारे यहाँ तो कौम की तरफ से एक सेलिब्रेशन मूड में है ना हम, तो हमने तो जो है वो मतलब दुनिया ने भी कह दिया और हम भी अपने आप को फतह का जश्न मना रहे हैं। वहाँ ये है कि जी आपने ये शुरू किया, ख़त्म किसके कहने पे किया? ट्रंप कह रहे मेरे कहने पे किया। अच्छा, अगर आपके कहने पे नहीं किया, खुद किया इंडिया ने, तो फिर उनका मकसद तो कुछ और था। उनका मकसद वो था जो टीवी चैनल्स में चला रहे थे, वो तो पाकिस्तान को कब्जा करके और खुदा न खास्ता तोड़ना था। तो फिर वो क्यों रुके? अगर उनको बेमिसाल कामयाबी हासिल हो रही थी तो वो फिर वो करते ना, जो टीवी चैनल्स पे जो स्क्रिप्ट जिसने बना के भेजा था, वो क्यों रुक गए वहां पे? ठीक है, इसलिए कि किसी पावर ने ये रियलाइज किया कि मेरा जो इत्तेहादी है, जो वो काफी अरसे से रियलाइज कर रहे हैं, ये मेरे इत्तेहादी जो है ये कुछ करण जोगा नहीं है इस इंडो पैसिफिक इलाके में, तो मैं गलत बेट इस पे ना लगाऊं। मुल्क पे शायद लगा दूं, लेकिन मोदी सरकार अभी ये टू बी कंटिन्यूड है। लेकिन बड़ी जंगों, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बड़े बुरानों की तरफ है। क्या इंडिया रिटेलिएट करेगा? क्या पाकिस्तान दोबारा, क्योंकि ये मामला चलेगा आगे। अब इसमें नई डायमेंशन ये आ गई है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो हमारे साथ खड़ा रहा, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनको थ्रोन बस करके उसने तमगाए शिकस्त उनको पहना दिया। अब उसमें जो है वो मीडिया शो और आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ये वो है जो हकीकत में हुआ है और जिसको दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया। पाकिस्तान पे उस दिन दबाव कितना था ये भी कहानी खुलेगी। पाकिस्तान पे बहुत दबाव था कि आप ये जो था ना कि हम थोड़ा सा करने दें, और उसके बाद ये जो जयशंकर बात कर रहे हैं, जयशंकर को भी किसी ने कहा था कि हम ये आप इस तरह से कर लो, अपने मैसेज कन्वे कर दिए। और पाकिस्तान ने कहा, उनका भी जो सो कॉल्ड दुनिया में चौधरी बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज किया कि आप जो है वो रिटेलिएट ना करें, और हमने जयशंकर को भी बता दिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात गई कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब की स्विमिंग के हवाले से मैं उनकी जाहिर है कि इस अरेंजमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं वो उससे मेरा प्रिंसिपल स्टांस है और वो मेरा हमेशा से है। लेकिन जहाँ बीमारी का जिक्र आ जाए ना, तो वहाँ थोड़ा सा मैं उसमें बात करूँ। शहबाज शरीफ साहब की जो स्विमिंग का इशू है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, और वो उनको जो एक फिजियोथेरेपी के हवाले से कि दिन में जब भी आप फ्री हों तो स्विमिंग फॉर लास्ट मैनी ईयर्स वो उसको एज अ थेरेपी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया हुआ है। ये बात चूँकि मेरे इल्म में है, मैंने इसलिए चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्कस होने शुरू हो गया था अजीब से अंदाज में, कि वो उनकी बीमारी की ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है कि जिस वक्त भी वो उनको मौका मिले तो वो उस वक्त ये ज़रूर करें। तो वो कई सालों से उसको एज अ थेरेपी करते हैं, उसको शौकिया नहीं कर रहे होते,
ज़ाहिर है फिर शौक आप उसमें कर लेते हैं, लेकिन ये एज अ थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, अच्छा तो अब इसमें मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी कभी इकॉनमी आगे नहीं जाएगी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही क्या ये जंग ख़त्म हो गई? नहीं, अब ये दोबारा से जो सोचा जाएगा इसके ऊपर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अमेरिका ने, देखें अमेरिका बहादुर को, अमेरिका ये कोल्ड वॉर शुरू हुई है ना जब ये यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका की, तो इसके बहुत सारे थिएटर्स थे। तो अमेरिका अच्छा खासा कोरियन वॉर में आके बैठ गया था। कोरियन वॉर में ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में, तो साउथ कोरिया में अमेरिकन तो बैठ गए थे आके, आज तक बैठे हुए हैं को। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जो ये 50 की दहाई में, और अमेरिका बैठा रहता है यहाँ, ये पूरा इसका जो थिएटर है जो यूरोप में और पूरी दुनिया में चला, तो उसका एक बहुत बड़ा थिएटर जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे भी था। और वो कोरियन वॉर में अमेरिका बैठ गया था आके, उसकी ट्रूप्स बैठी थी, आज भी बैठी हैं इसी। लेकिन वहां से अमेरिका, ये थिएटर कैसे खत्म हुआ? ये खत्म हुआ वियतनाम वॉर से। अगर वियतनाम वॉर जो कि वो 55 से लेकर 75 में कहीं जाके उसकी फॉल ऑफ साइगॉन ना होता, अमेरिका यहां से निकला तो फिर ये थिएटर खत्म हुआ, वरना ये बहुत बड़ा थिएटर बनता। अगर वियतनाम, देखिए ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ग्लोबल रीसेट हो गया। अमेरिका ने ये जगह हमारे लड़ने की नहीं है, इसको साइड पे करो, यहां से निकलो निकलो, बस निकलो निकलो निकलो, बजाय इसके कि हम कंज्यूम हो जाएं यहाँ से। बस जो अभी गालियाँ वालियाँ जो भी पढ़नी है निकलो यहाँ से, आवाम का प्रेशर है ये वो करके निकलो यहाँ से। वो फॉल ऑफ साइगॉन से वहाँ से निकला है। और क्योंकि उसमें वो उनको अंदाज़ा हो गया था हम ड्रैग करेंगे तो ये बाकी जो दुनिया के ऊपर हमारा असर है, और ये दुनिया में अजीब मामला चल रहा है कि आपने जो है वो ये दुनिया हाथ से निकल जाएगी। सोवियत यूनियन जो है वो उधर भी अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, और ये यहाँ पे हमें उलझा दिए और पिटाई हो रही है बुरी तरह। तो दैट वाज, वरना वो एक थिएटर ये होता। कोल्ड वॉर का ये कभी थिएटर नहीं बना, आपने देखा कोल्ड वॉर का थिएटर आई नहीं। वियतनाम वॉर का रिजल्ट दूसरा होता तो ये बहुत बड़ा थिएटर होता, ठीक है। यहाँ पर अगर जो है वो अमेरिका जीत जाता। एनीवे, अब आ जाएं कि ये रीसेट हो रहा है। अब वो इसका मतलब ये है कि यूरोप के अंदर, यूरोप में 3 इलेक्शंस हुए हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में। तीनों इलेक्शंस में एक तो रोमानिया के अंदर बड़ा सूखा सांस लिया है यूरोप ने, क्योंकि रोमानिया में जो इलेक्शन, रोमानिया बिल्कुल बॉर्डर है, बिल्कुल रशिया का साथ है, रशिया के बिल्कुल साथ है रोमानिया। तो रोमानिया में जो प्रो रशिया कैंडिडेट थे साइमन, वो हार गए, और जो यानी जो प्रो EU कैंडिडेट थे वो जीत गए। अच्छा, इसी तरह से पुर्तगाल के अंदर हुआ है, अभी उनका एक राउंड, दूसरा राउंड, और पोलैंड के अंदर जो है वो जो रिजल्ट आया है वो भी। लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तीनों इलेक्शंस में एक मैसेज सामने आ गया है, और वो मैसेज ये है कि कभी भी यूरोप में इतनी मजबूत राइट विंग जमातें नहीं थी जितनी इस वक्त हैं। वो सेकंड नंबर पे आई हैं। यानी बिल्कुल वो सूरत-हाल बनी है जो बरतानिया में बनी है निजल फराज के आने, वो यूरोप के अंदर सूरत-हाल बनी है कि जिन जिन मुल्कों में यानी उन मुल्कों में तलातुम रहेगा, परेशानी रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, इमिग्रेशन, लोग नहीं चाहते यूरोप के अंदर मजीद कोई बाहर का आदमी है। और उसके बाद ये जंग जो हुई यूक्रेन की, इसका सारा मलबा, और ये जो है उसमें तो तीनों जगहों पे जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स आए हैं जो कि बहुत मजबूत राइट विंग के साथ, उनके सामने राइट, यानी सोसाइटियाँ तकसीम हो गई इस वक्त। आप समझेंगे कोई भी सुकून के साथ वहाँ पे एक होता है ना, वाज़ अक्सरियत है, पूरा मैंडेट है, वो इसलिए नहीं काम कर सकेंगे कि उनके सामने मजबूत अपोजिशन खड़ी है, जो पॉपुलर राइट विंग एक जमातें उनके सामने इमर्ज होकर सामने आ गई हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज, और पूरे यूक्रेन को अब यूरोप ने डील करना है, क्योंकि अमेरिका तो निकल गया। तो वो ज़ेलेंस्की और वो यूक्रेनियंस जो आज से 6 महीने पहले, सिर्फ 6 महीने पहले, जब मैं मेरा लास्ट 6-7 महीने पहले जब मैं यूरोप गया हूँ, तो वहाँ पे यूक्रेनियंस को हर जगह पे, यूक्रेन के लोगों को एक, आप समझें कि बहुत इज्जत से देखा जा रहा होता था। मतलब कहीं आप जाएं, यूक्रेन के झंडे लगे हुए हैं, ये यूक्रेन का ख़ास है जनाब, सेलिब्रेशन यूक्रेन की, यूक्रेन हर जगह। इसके बाद यूक्रेन के लोगों से वहाँ नफरत शुरू हो गई, इनको निकालो, ये क्या मुसीबत है। क्योंकि अब वो यूक्रेन के लोग बोझ बन गए। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल बनी है। अफगानिस्तान से विड्रॉ हुआ तो सारे खुशी खुशी यहाँ से निकले कि जी हमने अमेरिका के साथ लिए, उनके लिए काम किया है, हमें वहाँ नेशनलिटीज़ मिलेंगी, हमें पासपोर्ट मिलेंगे, फलां मिलेगा, ढिमाकना। वो सारे के सारे डंप हो गए। ट्रंप ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जो बल्कि यहाँ बैठे हैं उनको भी निकालो, जो कानूनी है उनको भी निकालो।
तो बाहर से क्यों आएंगे लोग? तो ये ऐसे जो है ना दुनिया में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। इस वक्त आप छोड़ दें कि मैंने वो प्लान किया था 4 साल बाद ये होगा, तो मैंने वो 2 साल का प्लान किया, वो चीज़ें ऐसी होंगी। जिनका पैसा यूरोप में पड़ा है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी यूरोप में भेजी है, यूरोप के अंदर इतने सख्त कवानीन होने जा रहे हैं कि जी आपका पैसा है तो अच्छा आपने कैसे लेकर आए, तो अच्छा ये वो फलाना, मतलब वो इस वक्त जो है कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाके आप सेट हो जाएँ और आपको वो वेलकम करें, वो राइट विंग जमाते हैं और वीज़े लग जाएँ और ऐसे हो जाएँ, तो वो वहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा यूरोप में। लेकिन यूरोप के अंदर एक बहुत अच्छा यूरोप के अंदर काम हुआ है, और वो जो काम हुआ है वो ये हुआ है बरतानिया और यूरोप के दरमियान। बरतानिया और यूरोप के दरमियान एक ब्रेक्सिट एक गलत फैसला था। मैं ब्रेक्सिट का, मुझे कभी ब्रेक्सिट का सेंस नहीं समझ आया कि क्यों ब्रेक्सिट का फैसला हुआ है, लेकिन बहरहाल वो जो भी था, वो एग्रीमेंट हो गया है यूरोप का और बरतानिया का दोबारा। और एग्रीमेंट ये हो गया है कि उनकी यूथ के लिए बड़ा अच्छा है, वो ई गेट्स खुलेंगे, वो उनका आना जाना यूरोप से बरतानिया, ईयू के बरतानिया के दरमियान, वो फिर जो फ़िशिंग का मामला है वो 12 साल के लिए वो तय हो गया, वो सामान सस्ता होगा, लोग आएंगे जाएंगे इजीली। डिफेंस के अंदर बरतानिया उनके साथ जो है वो शामिल होगा। तो ये इट्स गुड फॉर पब्लिक, इट्स गुड फॉर पीपल ऑफ ब्रिटेन, और इट्स गुड के ये जो पॉपुलर हैं, ये जो केयर स्टेमर है ना, इट्स वेरी पॉपुलर लीडर, इज़ अ गुड पर्सन। तो वो जो है वो उन्होंने और प्रेसिडेंट मैक्रोन, इन्होंने सब ने बैठ के ये तय किया कि ये फैसला गलत था, ठीक है ना, क्योंकि बरतानिया अब मतलब उधर से ट्रम्प साहब बात ही नहीं कर रहे, मतलब देखें ना, ये मतलब है कि बरतानिया जो है, इसमें मुझे नहीं पता कि ये ग्लोबल पार्ट्स के अंदर पिछले 50 या 70 सालों में जो दुनिया पे राज करता था वो किस लेवल पे बरतानिया है, कि ना वो ईयू में है, ना अमेरिका के साथ है, ना कुछ है। तो उसको आप समझ लें कि एक तरह से एहसान किया है यूरोप ने कि हमारे अंदर आ जाओ। जस्ट इमेजिन, ये वो बरतानिया है जो जिसने यूरोप के अंदर जो है वो राज किया है। और मैंने कहा ना कि उससे भी इसलिए राज किया, और मैक्रोन से मुलाकात के बाद फ्रांस, ये वो फ्रांस जिसकी नेपोलियन अगर ना हारता तो ये कभी भी बरतानिया इमर्जो के सामने ना आता। तो मैंने आपसे कहा ना कि वो वेस्टफेलिया की वॉर्स के अंदर भी तय हुआ कि यूरोप के नक्शे कैसे बनेंगे, और ये बहुत हिस्ट्री में, या ये है कि पहली खलीजी जंग में अमेरिका पहली दफ़ा आ गया यहाँ पे, क्या वो आगे जो फिर 9/11 के बाद मामला बनता है तो अमेरिका ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एक पूरा ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करते हैं। अच्छा, अब आ जाएं आपके गज़ा में क्या हालात हैं। गज़ा में जो हालात हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प निकल गए दरमियान में से, प्रेसिडेंट ट्रम्प निकल गए हैं और नेतन्याहू को छोड़ दिया उन्होंने, हवाले कर दिया नेतन्याहू को वो इंतहा पसंद सेहूनी लोगों के, यानी अमेरिका निकल गया बीच में से। यही सूरत हाल, इसको पैरेलल ड्रॉ करें कि अमेरिका हट गया मोदी सरकार के पीछे से। अब मोदी सरकार जाने और उनके अवाम जाने, जिसमें जो लोग आप जहन में रखें, साउथ के लोग उनके बिल्कुल डिफरेंट, वो बहुत मेहनत करते हैं। इवन अगर आप फिल्म्स भी देखें ना उनकी, तो बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो साउथ में पहले बनती हैं और फिर उसके बाद, या बहुत से एक्टर्स मैं उसमें नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेहनती भी केरला के लोग सारे, वो उनका क्या उसको एक एंटिटी के तौर पे वो रख पाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, या ये है कि उनके लिए मणिपुर की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए मकबूजा कश्मीर की कोई अहमियत नहीं है, सवाए इसके कि वो जेनोसाइड करनी है उस तरह से जिस तरह से वो जो दूसरा आदमी पिट रहा है उधर की पिटाई हो रही है, और जिसको पता है कि मैंने यहाँ से सीधा जो है वो मारे जाना है इसके बाद, ठीक है, क्योंकि खूनी तसादुम है ना, ये खूनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग ये खूनी जंगें हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई ये जो यहाँ होने जा रहा था पहले ये जो मार्का का हक हमने जीता है, तो इसमें जो कुछ होने जा रहा था, जो ईवल डिज़ाइन सामने आए हैं, ईवल डिज़ाइंस, वो तो उनके मीडिया के थ्रू सामने आ रहे हैं ना अवाम के, कि ईवल डिज़ाइंस क्या थे। मैं मानने को तैयार नहीं कि ये झूठी खबर नहीं थी, इट वॉज प्लान्ड कि ऐसे करना है हमने, जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। अच्छा, अब इशू ये सारा, तो वो ज़ख्मी है। अच्छा, और अजीब सी बात है कि वो यूरोप में घूम रहे हैं जनाब, एक डेलीगेशन जा रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं, ये इररिलेवेंट चीज़ें सारी। असल बात ये है कि क्या ये फटा बढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि ये किसी और रुख में दोबारा स्टार्ट होगा ये, क्योंकि ये सीज़ फायर ये सारा हो जाए, लेकिन ये किसी और सूरत में, लेकिन आइंदा होगा तो कितने फ्रंट पे होगा ये जहन में रखें। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या तमाम रियासतों पे कंट्रोल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का? नहीं। वो अच्छा, मुझे किसी ने, मैं ये रोज़ बात कर रहा था ना कि मीडिया के सामने आ जाएं और प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर लें मीडिया से। हमारे लोग तो रोज़ बैठे होते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही होती है,
वैसे भी हो रही होती है, उससे हटके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक बड़ी आम। तो मुझे पता चला मोदी साहब ने पिछले 10 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, इंडिया से हमारे एक कोलीग ने बताया, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 सालों 10 बार। मैंने कहा अच्छा। कहते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो उन्होंने प्रेस को नहीं वो करते, वो स्पीच करते हैं निकल जाते हैं बस, या एक दो सवाल लेके और निकल जाते हैं, वो प्रेस को नहीं फेस करते। मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उनका वो नहीं करते, प्रेस को, वो मीडिया के सामने नहीं आते। अच्छा, अब उधर क्या सूरत हाल है? उधर उन्होंने हवाले कर दिया है गज़ा में। अच्छा, गज़ा में अब वो किस तरह से समझाए नेतन्याहू कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है? तो वो जाते जाते उसने अब ये सूरत हाल है कि एक उनका मज़ीद फ़ौजी मारा गया है। अब वो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई हमने गज़ा पे कब्ज़ा करना है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो है ये अगर 29 स्लाइड हम देखें, नेतन्याहू का हाल देखें इस वक्त क्या हुआ हुआ है। नेतन्याहू डिफेंड्स गज़ा एड उनको शुरू करनी पड़ गई। ये 100 ट्रक आज से दाखिल होंगे अंदर, यानी दाखिल होने शुरू हो गए हैं जो इमदादी सामान था। लेकिन ये कह रहे हैं कि अलाइज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद प्रेशर है, जिसकी वजह से मुझे जो है ये बात मुझे इमदाद जारी करनी पड़ी।